Hello friends, good evening. This is Dilip here and welcome to my channel on Secure Academy. Today we are going to discuss about English pedagogy and we have to study maximum of language. What is the maximum of language? We will discuss about all the things that we have to discuss. But if you are new here, please subscribe my channel and like the video. Okay. Now let's move to the next point. सीधा हम पॉइंट पे आते हैं, कम टू द पॉइंट और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भाषा के सूत्र क्या होता है। तो अगर कोई भाषा आपको पढ़ाना है सबसे पहले उसके सूत्र का अध्ययन करना पड़ेगा। बिना सूत्र के अध्ययन से हम पढ़ नहीं पाएंगे, चाहे वह इंडिया हो चाहे कोई विदेश फॉरेन कंट्री हो, कहीं का बच्चा हो, उसे सीखने के लिए सबसे पहले एक सिस्टमेटिक ढंग का प्रयोग करना पड़ेगा, एक सूत्र का फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, उसी के अनुसार उसको चलना पड़ेगा, अदरवाइज वो सीख नहीं सकता कोई भी लैंग्वेज। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम ऑफ लैंग्वेज क्या होते हैं। मैक्सिमम ऑफ लैंग्वेज का समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले इसमें देखते हैं जो सूत्र है वो क्या, नोन टू अननोन। नोन टू अननोन सबसे पहले क्या होता है, जो चीज़ें बालक को ज्ञात है पहले वो चीज़ों के बारे में बताओ, उसके बाद उसे जो चीज़ें मालूम नहीं है उसके बाद उसे वो चीज़ बताओ। जो पहले उसे ज्ञात है, जो चीज़ों के बारे में, जिस वस्तु के बारे में बालक को मालूम है, सबसे पहले उसे वो चीज़ बताओ, उसके बाद ही उसे वो चीज़ बताओ जो उसको पता नहीं है। यही कहता है इस सूत्र। क्या कहता है, नोन टू अननोन जाने के लिए क्या कहता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। इट इज़ कंसिडर दैट ओल्ड नॉलेज लेज द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। ऐसा माना जाता है कि जो पूर्व ज्ञान होते हैं, बच्चे के पूर्व ज्ञान उसके नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसके न्यू का काम करते हैं, न्यू की काम करते हैं। कौन से, पूर्व ज्ञान। जो पूर्व ज्ञान होता है वो बालक को नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो जो पूर्व ज्ञान होता है वह न्यू का काम करता है। किसका, फाउंडेशन का काम करता है, उसके न्यू का काम करता है, उसके जड़ का काम करता है। कौन सा, पूर्व ज्ञान। ऐसा पहला माना जाता है। बहुत से साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं, बहुत से मनोविज्ञान के ऐसे हैं जो कहते हैं बालक, चिल्ड्रन इज ए ब्लैंक स्लेट, कि बालक जो होते हैं वो एक कोरी स्लेट हैं, उसको कुछ पता नहीं होता है। लेकिन टोटली गलत है ये। बालक को बहुत कुछ मालूम रहता है। बालक जब अपने फैमिली वातावरण से आता है, जब पहली बार विद्यालय आता है तो सबसे पहले उसके साथ उसकी मदर टंग होती है, उसकी मातृभाषा होती है। सबसे पहले उसके साथ उसकी मातृभाषा होती है। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें वो जानता है। वो जैसे जानता है कि उसे भूख का, दुख सुख का अनुभव कर सकता है, उसे प्यास लगती तो बताएगा, भूख लगेगी तो भी बताएगा, और उसे कुछ कहीं दर्द है तो भी बताएगा, कहीं जाना हुआ तो भी बताएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बालक कोरी स्लेट है, ब्लैंक स्लेट है, कैसे कह सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ टोटली राइट, टोटली रॉन्ग यू आर सेइंग। तो बालक को बहुत कुछ मालूम होता है। जब वह बालक विद्यालय आता है तो उसके साथ उसकी मातृभाषा होती है, उससे बहुत चीज़ों का ज्ञान होता है, और उस ज्ञान के सहारे उसे वो चीज़ें आप पढ़ा सकते हो जो उसे ज्ञात नहीं है, वो भी पढ़ा सकते हो। यही फार्मूला होता है नोन टू अननोन। इज़ दैट क्लियर टू यू? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब फर्स्ट सिंपल थिंग्स शुड बी टॉट एंड देन कॉम्प्लेक्स थिंग्स। फर्स्ट सिंपल थिंग्स शुड बी टॉट एंड देन कॉम्प्लेक्स थिंग्स। सबसे पहले सरल चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, उसके बाद ही कठिन चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। जैसे मान लो बालक को आप पढ़ा रहे हो, क्या मैथ पढ़ा रहे हो, मैथ में पढ़ाने के लिए उसे थोड़ी बोल दोगे चल बेटा ले तू जा सवाल लेके आ जा, लगा के आ। नहीं, बालक जब आएगा तो सबसे पहले उसे जोड़ने के लिए दोगे आप। सबसे पहले बोलोगे बता बेटा 2 + 2 कितना होगा, 4 + 4 कितना होगा, 7 + 8 कितना होगा। इस तरह से उसे सिंपल क्वेश्चंस दिए जाएंगे। फिर बाद में उसे इस तरह से जोड़ दे सकते हो, एडिशन का सब क्वेश्चन दे सकते हो कि 2 5 6 + 4 2 5, इस तरह से उसे जोड़ने को दे सकते हो। लेकिन जैसे ही बालक विद्यालय में आता है उसको तुरंत ये नहीं दे सकते हो चल इसको सवाल लगा के दिखा, वो पढ़ेगा ही नहीं, उसका मूड ऑफ हो जाएगा। कहने का मतलब उसको बोरिंग महसूस होगी, अरे उसको पता ही नहीं रहेगा तो कैसे आपको सवाल लगा के देगा। लेकिन उससे अगर बताओगे बेटा 2 और 2 कितना होगा, ए कितना है 1, ए कितना है 1, दोनों को मिला देंगे कितना होगा, तो तुरंत बता देगा अच्छा हाँ 1 और 1 2 होगा। इस तरह से सबसे पहले उसे सिंपल चीज़ बतानी चाहिए, उसके बाद उसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें बतानी चाहिए। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और अच्छा है, मान लो अगर आपसे कह दें आपको धान की खेती करनी है, आप ले जाके अपने खेतों में धान डाल दीजिए और कुछ मत कीजिए, आपको धान मिल जाएगा खाने के लिए। सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाओ, नहीं मिलेगा।
क्यों? क्योंकि उसके लिए सबसे पहले सरल छोटी छोटी काम करना पड़ेगा आपको। क्या छोटे छोटे काम क्या करना पड़ेगा आपको? वो धान को डालना पड़ेगा, फिर उसकी रुपाई करनी पड़ेगी, रुपाई करने में उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, फिर उसका आपको खरपतवार निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उसको कटाई करेंगे, फिर उसके बाद घर पे लाके उसकी कटाई करेंगे, फिर उसके बाद आपको धान मिलेगा। उसके बावजूद उसके पंखे के सामने उसके धान को और उसके खरपतवार को अलग करके निकाला जाएगा, उसके बाद ही आपको खाने योग्य मिलेगा धान। इतना सारा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए पहले आप सिंपल चीज़ें करते हैं, फिर बाद में कॉम्प्लेक्स चीज़ें करते हैं, जटिल चीज़ें करते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? फिर बात करते हैं हम कंक्रीट टू ऑब्जेक्ट। कंक्रीट टू ऑब्जेक्ट जाने का मतलब है कि वो वस्तुएं जिस चीज़ को हम अपनी आँखों से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से छू सकते हैं, देख सकते हैं, क्या चख सकते हैं, उसे ही हम कंक्रीट वस्तुएं कहते हैं, मूर्त वस्तुएं कहते हैं। और जो आंखों से हमारे विजिबल ही ना हो, जिसे हम छू ना सके, जिसका अनुभव जिसका टेस्ट ना ले सकें, उसे क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, अमूर्त वस्तुएं कहते हैं। कंक्रीट टू ऑब्जेक्ट जाने का मतलब क्या था? कंक्रीट टू ऑब्जेक्ट कहते हैं दोज थिंग्स व्हिच कैन बी फेल्ट और 5 सेंस। दोज थिंग्स व्हिच कैन बी फेल्ट और 5 सेंस आर नोन एज कंक्रीट थिंग्स। वो वस्तुएं जो हमारे ज्ञानेंद्रियों से, जो हमारी 5 इंद्रियों से महसूस की जा सकें, उसे हम क्या कहते हैं? मूर्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मान लो ये पेन है, पेन आपको दिख रहा है ना, लेकिन अगर हम आपसे कहें भूत, क्या आपको भूत को देख सकते हो? क्या आप भूत को छू सकते हो? नहीं कह सकते हो, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो। अच्छा हाँ, कोई हवा आ रहा है, कुछ कहीं पे है, कुछ लग रहा है, महसूस कर सकते हो भूत को, लेकिन उसे पकड़ तो नहीं सकते हो ना। इसलिए जो वस्तुएं हम पकड़ सकते हैं, जैसे पेन, इसको पकड़ रहे हैं, ठीक, इसे मूर्त कहते हैं, इसे कंक्रीट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो हमारे सामने मूर्त ना हो, जो हमें दिखाई ना दे। इसलिए सबसे पहले बालक को वो चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए जो उसके सामने प्रेजेंट हो, जो मूर्त हो। जैसे मान लो बालक को, किसी को अपना इंडिया पढ़ाना हो, बेटा इंडिया देख, तो उससे पहले सबसे पहले ग्लोब के पास ले जाया जाना चाहिए। ग्लोब विजिबल है, उसे हम छू सकते हैं, इसलिए वो मूर्त वस्तु है। वो छुएगा उसे और दिखाओगे कि ये देख बेटा, ये अपना इंडिया है, तो उसे जब देख लेगा उसे भूलेगा नहीं। फिर उसके बाद आप कंक्रीट थिंग्स पे ले जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ले जाओ ना एब्स्ट्रैक्ट थिंग पर, कोई दिक्कत नहीं हो, पढ़ लेगा वो। इसलिए सबसे पहले कंक्रीट वस्तुएं, जो मूर्त वस्तुएं, उसके सामने दिखाओ। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, अमूर्त वस्तुओं के बारे में उसको ज्ञान दो। जैसे अमूर्त वस्तुएं, मान लो क्या कहोगे बेटा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। ये हुई ना लॉजिक की बात, ये है एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, क्योंकि वो वहाँ तक नहीं सोच पाएगा। अगर उसको पहले ही बता दोगे, वो थोड़ी बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। अगर लेकिन उसे बताओगे देख पृथ्वी है, तो जाने कि हाँ अपनी पृथ्वी है। लेकिन धीरे धीरे जब और इसको ज्ञान दोगे, एक चैप्टर अलग पढ़ाते जाओगे, धीरे धीरे उसे पता हो जाएगा कि अच्छा हाँ, सूर्य हमारी पृथ्वी का चक्कर नहीं, बल्कि पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर लगाती है। इज दैट क्लियर टू यू? फिर बात करते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस सिंथेसिस मीन्स क्या होता है? सिंपली एनालिसिस टू सिंथेसिस मीन्स फ्रॉम डिटेल टू समरी। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले जो पाठ दिया गया, उस पाठ का अध्ययन करो। आप मान लो कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, कोई कहानी पढ़ाने जा रहे हैं, उस कहानी को पूरी तरह से आप अध्ययन करो, ठीक, पूरी तरह से आप उसका अध्ययन करो। उसके बाद क्या करो? उसके एक एक भाग का अध्ययन करो। जैसे मान लो हम आपको पोएम पढ़ा रहे हैं, पोएम, तो सबसे पहले आप पूरी पोएम को पढ़ा डालो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद उसके एक एक सेंटेंस को बताया जाता है, उसके एक एक सेंटेंस को पढ़ाया जाता है। इसी को कहते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस। ओके, फिर बात करते हैं इंडक्शन टू डिडक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इसको क्या कहते हैं? इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन टू डिडक्शन क्या होता है? इन इंडक्शन फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन, देन ए कंक्लूजन इज ड्रॉन। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें क्या होता है? इंडक्शन टू डिडक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले रूल्स नहीं बताए जाएंगे। डिडक्शन में क्या होगा? सबसे पहले रूल्स बताया जाएगा, सबसे पहले नियम दिया जाएगा, उसके बाद आपको क्या बताया जाएगा? उदाहरण दिया जाएगा। लेकिन इंडक्शन में क्या होता है? सबसे पहले एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उसके बाद आपको नियम बताया जाएगा। एग्जाम्पल का मतलब बताएंगे, देख बेटा ये क्या है, बताएंगे। अच्छा, बच्चा बोलेगा अच्छा पेन है, पेन, ठीक है। मेरा नाम क्या है, बताएगा। आपका नाम जो है डीके है, आपका नाम राज है, आपका नाम कुछ भी नाम बताएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोलोगे देख बेटा ये क्या है, वो बोलेगा ये वाइट बोर्ड है, ठीक। इतनी चीज़ बता दी आपको। अब इसी के अनुसार आप उसको बता सकते हो, देखो बेटा किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु
या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यही होता है इंडक्शन मेथड। सबसे पहले उसको एग्जाम्पल बताया जाता है, उसके बाद रूल्स बताया जाता है। लेकिन डिडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उसको क्या बताया जाएगा, उदाहरण बताया जाएगा। उसमें सबसे पहले ये बता दिया जाएगा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर उसके बाद बताया जाएगा देखो बेटा क्या है, ये पेन है, मेरा नाम क्या है, वो नाम बताएगा, ये क्या है, व्हाइट बोर्ड है। इसको इंडक्शन एंड डिडक्शन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन कुछ होल टू पार्ट। ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी होल टू पार्ट। संपूर्ण से अंश की ओर। होल मीन्स क्या होता है, संपूर्ण या समग्र। टू पार्ट मीन्स उसके एक भाग की ओर, के खंड की ओर, एक अंश की ओर। इसलिए इसे क्या कहते हैं, होल टू पार्ट, संपूर्ण से अंश की ओर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले पूरी चीज़ डिफाइन कर दी जाएगी, उसके बाद उसके छोटे छोटे खंडों का अध्ययन किया जाएगा। जैसे हमने भी ऊपर देखा, पोयम या कोई कहानी। इसमें क्या होता है, कोई पोएम होगा या कोई कहानी, उसको ले लिया जाएगा। ठीक, पहले उसको तो पूरी तरह से पढ़ा दिया जाएगा, फिर उसके बाद एक एक लाइन को उसका अध्ययन किया जाएगा। इसको क्या कहते हैं, होल टू पार्ट। फिर बात करते हैं पार्टिकुलर टू जनरल। पार्टिकुलर टू जनरल का मतलब क्या था है, फर्स्ट पार्टिकुलर स्टेटमेंट शुड बी गिवन एंड देन जनरल रूल्स फॉर्मेट। सबसे पहले उसके पार्टिकुलर विशिष्ट स्टेटमेंट, कथन को क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, विशिष्ट कथन दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके नियम्स को डिटेल में बताया जाएगा। यही मतलब होता है कि इसका पार्टिकुलर टू जनरल जाने के लिए। ओके, फिर देखते हैं क्या, इंपेरिकल टू रेशनल। इंपेरिकल टू रेशनल क्या होता है, इंपेरिकल नॉलेज इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। जो इंपेरिकल नॉलेज होता है वो किस पर निर्धारित रहता है, वो हमारे निरीक्षण और हमारे अनुभव पर निर्भर करता है। व्हेयरएज जबकि रैशनल नॉलेज इम्प्लाई टू द आर्गुमेंट एंड एक्सप्लेनेशन। जबकि रैशनल नॉलेज क्या होता है, वो हमारी बहस और एक्सप्लेनेशन पर निर्भर करता है। इसी प्रकार हमने इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स जो सूत्र थे उनको समझने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।